नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है और वहां से अब ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो गई हैं। तीसरे चरण के मतदान से पहले हमने उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा क्षेत्रों की क्षेत्रवार समीक्षा की और आप लोगों के साथ वो साझा किया था। वहाँ के स्थानीय पत्रकारों के माध्यम से जो जानकारियाँ मिली थी, वहाँ लोगों से बात करके और हमारी टीम भी जो ग्राउंड पे गई उसको लेकर के जो भी इंफॉर्मेशन सामने थी हमने आपके साथ शेयर की। लेकिन मतदान के बाद परिस्थितियाँ कितनी बदली, उस पर भी एक नज़र डालना ज़रूरी है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी पर कि मतदान के बाद की स्थितियाँ क्या बन रही, संभावनाएं क्या बन रही हैं। तो बहुत सारी खबरें कल उत्तर प्रदेश से आईं। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बहुत सारे आरोप लगाए चुनाव आयोग के ऊपर, शिकायत भी की और प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए, चुनाव आयोग में शिकायतें की और दर्जनों शिकायतें उन्होंने चुनाव आयोग को की एक्स के माध्यम से। तमाम जगह बताया गया कि मैनपुरी में भाजपा के कार्यकर्ता पुलिस के साथ मिलकर के पोलिंग बूथ को डंप कर रहे हैं, ऐसी खबरें आईं। प्रशासन ने बरेली में मुस्लिम मतदाताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, लाठीचार्ज किया और उनको मतदान करने से रोका, इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए, जिसके कई एक वीडियोज़ भी सामने आए। संभल में ख़ास तौर से विशेष प्रबंध किए गए थे प्रशासन की तरफ से, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है कि वहाँ मत प्रतिशत को गिराना और मतदाताओं को डराना और धमकाना, ये मुख्य कार्य था प्रशासन का। तो क्या आरोपों में कुछ सच्चाई है और इसमें इसका कोई प्रभाव मतदान के बाद परिणामों पर पड़ने वाला है, इसकी समीक्षा करते हैं। तो एक निवेदन तो ये कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, बुरा लगे तो सुझाव दें, लेकिन ये करें ज़रूर, जिससे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। क्योंकि टीवी की पत्रकारिता आप लोगों को पता है, एक पक्षीय, केवल एक पार्टी का प्रचार, एक व्यक्ति का महिमा मंडन उनका उद्देश्य है। हमारे साथी जो आपसे बात करते हैं उसके पीछे हमेशा तर्क और तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा अगर परिणामों में कुछ अंतर मालूम पड़ रहा है तो उसके पीछे के कारण क्या हैं। कारण प्रासंगिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग पता करते हैं, वो आपके सामने परोसते हैं और प्रयास ये करते हैं कि उसकी कोई ठोस वजह, परिणामों में अगर तब्दीली हो रही है कहीं तो उसकी ठोस वजह तलाशी जाए। जैसे कि हम लोग बात करें बरेली की, तो बरेली में इस बार चौंकाने वाले परिणाम आने की संभावना है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने आपको बताया था, जब चुनाव से पूर्व, मतदान से पूर्व हम लोग समीक्षा कर रहे थे लोकसभा क्षेत्रवार, तो बरेली में हम लोगों ने कहा था कि वहाँ कुछ चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। उसके पीछे की बहुत सारी वजह निकल करके अब फिर से सामने आने लगी हैं। जैसे कि बीएसपी प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो जाने के बाद जब हमारे कुछ साथी दलित मतदाताओं के बीच में गए, तो उसमें से बहुत लोगों का कहना था कि चूंकि बहन जी का प्रत्याशी नहीं है इसलिए हम वोट देने जाएंगे ही नहीं। बहुत लोगों ने कहा कि हम वोट देने जाएंगे, ठीक है, पहले भी बीजेपी को दिया था और इस बार भी बीजेपी को देंगे। लेकिन पहली बार ऐसा होता दिखाई दे रहा है कि बसपा का वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफ़र हो रहा है। बरेली का बहुत बड़ा एक इलाका है जाटोपरा, जहाँ दलित बस्ती है, वहाँ के लगभग लोगों ने ये मन बनाया हुआ था कि साइकिल को वोट करेंगे और कल उन्होंने साइकिल पर वोट किया भी, जबकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं उनको ये पता है कि सपा और बसपा के वोट बैंक में एक अजीबोगरीब अदावत है, उनके अंदर एक नफ़रत का भाव है और वो कभी एक साथ आकर के वोटिंग नहीं करते हैं। जहाँ साइकिल का सिंबल होगा वहाँ हाथी का वोट बीजेपी को वोट कर देगा, लेकिन साइकिल पे वोट नहीं करेगा। वहीं साइकिल का जहाँ वोटर होगा और हाथी का सिंबल होगा, वहाँ शिफ्ट होने की संभावना है, लेकिन बहुत कम संभावना है, आसानी से शिफ्ट नहीं होता। और हाथी का वोट कभी साइकिल में शिफ्ट नहीं होता, वो खुद इस बात को बोलते हैं और कहते हैं। लेकिन पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि दलित वोट, चूँकि वहाँ बरेली में कोई प्रत्याशी नहीं है बहुजन समाज पार्टी का, तो फिर वो वोट करें तो करें किसको। और उनकी नाराज़गी की जो ख़ास वजह है, उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने जब सपा बसपा का गठबंधन था तो हमारे लोगों ने जहाँ जहाँ बहन जी का चिन्ह नहीं था, हाथी नहीं था, वहाँ उन्होंने वोट किया था बीजेपी को, सपा को न करके। उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी को करते हैं, नहीं तो हम कमल के फूल पे वोट करते हैं।
लेकिन इस बार वो कमल के फूल पे वोट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे घरों में बैठे हुए हैं, 10 साल हो गए, रोजगार का कोई प्रबंध नहीं। 5 किलो राशन को लेकर के उनकी एक नाराज़गी ये है कि 5 किलो राशन जो देने की सरकार घोषणा कर रही है बार बार, जिसके दावे कर रही है, उसकी हकीकत कुछ और है कि उनको राशन 5 किलो नहीं 3 किलो मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा नाराज़गी ये थी कि उस राशन में जिस तरह से उनको बाजरा खाने को दिया जा रहा है। लोगों का कहना था बाजरा कबूतरों का दाना है जो हमको खिलाया जा रहा है, और इस गर्मी में बाजरा कौन खाता है। तो उनकी नाराज़गी बहुत थी, सरकार से जो अपेक्षाएं थी कहीं पूरी होती नहीं दिखाई दे रही थी उनको। इसलिए बरेली में बीएसपी का वोट 60% से ऊपर समाजवादी पार्टी को शिफ्ट हो रहा है। ये कारण है कि वहाँ कहा जा सकता है कि बीजेपी की परंपरागत सीट लंबे अंतराल के बाद सपा की झोली में भी जा सकती है। जबकि सारे आकलन जो मैं देख रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि बीजेपी बहुत मजबूत है वहाँ, और वो पुराने आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति बदल चुकी है, इसको ध्यान में रखिए। एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को आगे बढ़ाने में मदद करें, इसको लाइक करें और शेयर करें, कमेंट भी करें अगर आपको इसमें कुछ असामान्य लग रहा है। चूँकि हम ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, कुछ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। दूसरा, बरेली का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि बरेली में वोटों का बंटवारा नहीं हो रहा है इस बार। वोटों का बंटवारा होता था जब सपा और बसपा चुनाव लड़ते थे, सपा बसपा मिलकर के भी लड़ जाती थी, तो वहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ती थी और जो मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता था कांग्रेस को चला जाता था। तो इस बार वोटों का बंटवारा नहीं है, दलित वोटों का समाजवादी पार्टी को शिफ्ट होना प्रवीण सिंह ऐरन के खाते में जाता है। दूसरा, वहाँ के 8 बार के सांसद संतोष गंगवार जी का टिकट कटा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा और नाराज़गी दोनों है। बरेली की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। दूसरी सीट की बात अगर हम लोग करें तो हाथरस चूँकि बीजेपी की परंपरागत सीट है, हमारी टीम और वहाँ के लोगों का जो आकलन है वो ये कि यहाँ बीजेपी स्ट्रांग है। तो अब आप सोचिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद जो तीसरे चरण का मतदान हुआ, जो यादव लैंड जिसको बोल सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर जाट लैंड है तो जिस तीसरे चरण में जिन सीटों पे मतदान हुआ वो यादव लैंड बोला जा सकता है। यादव और मुस्लिम वोटों की संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पिछले चुनाव में यहाँ 10 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। जो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीटें हैं उनमें से भी बहुत सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उनसे छीन ली थी। जैसे बदायूं, फिरोज़ाबाद की अगर बात करें तो ये परंपरागत समाजवादी पार्टी की सीटें और दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन इस बार हो क्या रहा है, तो हाथरस चूँकि बीजेपी की सीट थी और वो बीजेपी के ही खाते में जा रही। 2 सीटों की समीक्षा में बीजेपी की दोनों सीटें हैं, बरेली समाजवादी पार्टी के खाते में जाती नज़र आ रही है और हाथरस बीजेपी बचाती नज़र आ रही है। यानी 2 में से अब 1 सीट बीजेपी यहाँ खो रही है। तीसरी सीट है फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद में इस बार 58.59% वोट पड़ा, पिछली बार 60.07% वोट पड़ा था। तो लगभग 2.5% वोट का इस बार गिरावट हुई है फिरोज़ाबाद में। लेकिन वहाँ न तो प्रशासन का कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन दिखाई दिया, ना वहाँ कोई इस तरह का प्रयास जो और जगह आरोप लगे। फिरोज़ाबाद में उस तरह के आरोप नहीं थे, सीधा सीधा वोट पड़ा है वहाँ। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अक्षय यादव की जीत लगभग यहाँ से तय है। फिरोज़ाबाद पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास थी, यानी इन 3 सीटों में दूसरी सीट है फिरोज़ाबाद। बरेली, हाथरस और फिरोज़ाबाद में फिरोज़ाबाद दूसरी सीट है जो समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। और कहें तो लगभग ये तय है कि फिरोज़ाबाद समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि बरेली के लिए कहा जा सकता है कि संभावनाएं बहुत हैं कि वो समाजवादी पार्टी को जाए, लेकिन फिरोज़ाबाद लगभग तय मानी जा रही है। तीसरी सीट है फतेहपुर सीकरी। इन 10 लोकसभा क्षेत्रों में फतेहपुर सीकरी सबसे ज़्यादा मज़ेदार सीट इस पूरे चुनाव में इस दौर में बनी, तीसरे दौर के मतदान में। फतेहपुर सीकरी के समीकरण अजीबोगरीब ढंग से बदले। वहाँ राजकुमार चाहर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और सांसद भी थे, 2 बार के सांसद राजकुमार चाहर भारतीय जनता पार्टी के किसान विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। लेकिन उनके खिलाफ ज़बरदस्त नाराज़गी पूरे फतेहपुर सीकरी में, और बहुत बड़े अंतर से जीते थे राजकुमार चाहर। लेकिन लगता ये है कि इस बार
परिस्थितियां बिल्कुल ही पलट गई हैं। 360 डिग्री चेंज है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार जो एक पूर्व फौजी हैं और पिछले कई सालों से मंदिर में रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक साधारण व्यक्ति का जीवन जी रहे हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं। उनको लोग फौजी बाबा भी कहते हैं। माना यह जा रहा है कि फौजी बाबा का जीतना लगभग तय है फतेहपुर सीकरी से, लेकिन उनको जो सबसे कड़ी टक्कर मिल रही है वो राजकुमार चाहर से नहीं, बीएसपी के प्रत्याशी पंडित रामनिवास शर्मा से मिल रही है। क्योंकि यहाँ ब्राह्मण मतदाता बहुत हैं, दलित मतदाता और ब्राह्मण मतदाता इकट्ठा हो जाए तो बीएसपी का यहाँ क्वेश्चन बहुत मजबूत हो जाता है। 2009 में जब पहली बार ये सीट बनी थी, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि 2009 में जब ये सीट बनी थी तब ये सीट पहली बार बीएसपी ने जीती थी। बड़े मजबूत नेता होते थे बसपा के उस समय। रामवीर उपाध्याय जी, उनकी पत्नी सीमा उपाध्याय ने यहाँ पहली बार जीत दर्ज की थी बीएसपी से 2009 में। और अब लगता ये है कि जो टक्कर है वो यहाँ कांग्रेस के रामनाथ सिकरवार और बीएसपी के पंडित रामनिवास शर्मा के बीच में है। राजकुमार चाहर हो सकता है कि तीसरे नंबर पर पहुंच जाएं। उसका एक कारण और भी है कि यहाँ से एक बहुत प्रसिद्ध नेता हैं, जाटों के बड़े लोकप्रिय नेता हैं चौधरी बाबूलाल जी। उनके बेटे डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने बगावत कर दी और बाबूलाल चौधरी उनका पूरा प्रचार कर रहे हैं। और तमाम गांव ऐसे भी हैं जो बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं। उनका कहना है बीजेपी से हमको कोई बैर नहीं है, हमको योगी मोदी से बैर नहीं है, लेकिन किसी भी कीमत पर यहाँ से हम वर्तमान सांसद का विरोध करेंगे और उनको वोट नहीं करेंगे। वो चौधरी बाबूलाल के पुत्र को वोट कर रहे हैं, वो भी अच्छी फाइट दे रहे हैं। लेकिन यहाँ जो मुख्य मुकाबला अभी तक नज़र आ रहा है वो कांग्रेस और बीएसपी के बीच में नज़र आ रहा है। तो अब आप सोचिए कि संभल, हाथरस, फिरोजाबाद और फतेहपुर सीकरी 4 सीटों की हम लोगों ने समीक्षा की और 4 सीटें जो कि 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं, जिसमें से 2 सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी खोती नज़र आ रही है। संभल समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वहाँ प्रशासन की तरफ से अवरोध पैदा किया गया, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है कि प्रशासनिक अवरोध के बाद भी वहाँ का जो मत प्रतिशत है वो 62.81% रहा। पिछली बार 64.71% था, इस बार 62.81%। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ वोट तमाम विरोध के बावजूद भी डाला गया। एक अंदर की आपको खबर दें कि पिछले दिनों बड़ा एक विवादित बयान आया था, लव जिहाद से जिसको जोड़ा गया था वो था वोट जिहाद। वोट जिहाद जैसी चीज़ आखिर होती क्या है? तो तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे समझने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। जिहाद शब्द को बहुत बुरा मान लिया गया और चूँकि वोट जिहाद की बात है तो उनको लगा कि इसमें केवल झगड़ा और आतंक और हिंसा फैलाने की बात है, जबकि ऐसा नहीं था। वोट जिहाद का जो मामला था वो केवल इतना कि किसी भी कीमत पर अपना वोट कास्ट करना ही है हर मुस्लिम मतदाता को, ऐसा आपस में एक मैसेज देने की बात चल रही है। उनके यहाँ पंचायतें हुई हैं, उसमें ये निर्णय लिया गया। तो उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समुदाय अपनी पंचायतें कर सकता है, ब्राह्मण समाज अपनी पंचायतें, हम अपनी पंचायतें क्यों नहीं कर सकते? हमारी पंचायत में ये तय हुआ है किसी भी कीमत पर लाठी खाने के बाद, डंडे खाने के बाद, धक्के मारे जाने के बाद लौट लौट के जाएंगे और हम वोट करेंगे। इसको कहा गया था वोट जिहाद। ये अजीब चीज़ निकल करके आई है जब लोगों से बात की इस एरिया में कि आखिर ये वोट जिहाद था क्या, तो उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर वोट को कास्ट करना था वोट जिहाद, जो हमारे लोगों ने किया। और हमको पता था कि हमको रोका जाएगा, हमको पता था कि प्रशासन हमारे ऊपर डंडे बरसाएगा, हमको पता था कि प्रशासन हमारे लिए 100 बाधाएं खड़ी करेगा, लेकिन उन बाधाओं से पार जाके वोट कास्ट करना है हमको। लगता है संभल में लोगों ने इसको पूरी तरह अंजाम दिया है कि लोगों ने जा कर के अंतोगत्वा वोट किया है। तो अभी तक जो हम लोगों ने बात की है वो 4 सीटों की बात की है। 4 में से 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, 3 सीट बीजेपी के पास थी, जिसमें से 2 सीट बीजेपी हारती नज़र आ रही है। अब हम लोग बात करते हैं एटा की। एटा बीजेपी की परंपरागत सीट है। यहाँ से महादीपक शाक्य जी लंबे समय से बीजेपी के विधायक सांसद रहे हैं। यही वो सीट है जहाँ से बाबू कल्याण सिंह जी
सांसद रहे बाबू कल्याण सिंह जी। उत्तर प्रदेश के बड़े कद्दावर ओबीसी नेताओं में उनकी गिनती होती थी और मुलायम सिंह जी के समकक्ष माने जाते थे। और लोध वोट पे, और ख़ास तौर से लोध ओबीसी वोट, लोध के साथ में अगर आप मौर्य, सैनी, शाक्य इन सबको मिला दें तो उनका एक बड़ा प्रभाव था इस ओबीसी तबके पे। और लोध समुदाय के वो ऐसे ही नेता थे जैसे मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे यादव सारा इकट्ठा होता और उनके पीछे चल देता था। तो यहाँ से वो भी सांसद रहे हैं, लेकिन वो मुलायम सिंह यादव के साथ आकर के सांसद हुए हैं, बीजेपी से सांसद नहीं हुए हैं। बीजेपी से बहुत दिनों तक महादीपक शाक्य के यहाँ सांसद रहे। उसके बाद पिछले 2 बार से बाबूजी कल्याण सिंह जी के पुत्र राजवीर सिंह राजू भैया वहाँ से बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी की टिकट से 2 बार से। लेकिन इस बार बताते ये हैं कि उनको देवेश शाक्य से एक कड़ी चुनौती मिल रही है। पहले जो खबरें आ रही थी वो ये कि शाक्य, बाहरी शाक्य मान करके शाक्य मतदाता देवेश शाक्य को नकार रहा है और वो बीजेपी के साथ जा रहा है। लेकिन जिस समय वोट पड़ा उस समय ऐसा नहीं दिखाई दिया। लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया, देवेश शाक्य को वोट किया। यादवों में बंटवारे की जो एक खबर आ रही थी वो भी चुनाव के वक्त और मतदान के वक्त निराधार साबित हुई। यहाँ पर अपर एज है देवेश शाक्य को और समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ अपर एज है। तो अब कह सकते हैं 5 में से 3 सीट बीजेपी खोती नज़र आ रही है। एक समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट थी वो उसको बचा रही है। बदायूं का चुनाव बहुत उलझ गया है। बदायूं पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये जो जिस तरह वहाँ भी तमाम आरोप शिवपाल सिंह यादव जी ने लगाए और उसके बाद एक दिन पहले शिवपाल सिंह यादव को वहाँ से बदायूं से निकाल दिया गया था और कहा गया था कि वो चूँकि बाहर के वोटर हैं और मतदान ख़त्म हो चुका है, वो यहाँ नहीं रह सकते हैं। तो आदित्य यादव वहाँ के संगठन के साथ अकेले थे और उस अकेलेपन में उन्होंने कितना संघर्ष कर पाया, अपने वोट को डलवा पाया या नहीं डलवा पाया, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में वोट नहीं पड़ा, 3% वोट कम पड़ा है। और लगता ये है कि इसका खामियाजा कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। अगर प्रशासनिक बाधाएं पूरी तरह कारगर रहीं तो समाजवादी पार्टी इस सीट पे बहुत कड़ी चुनौती में है। बरेली के बारे में हम लोग आपसे बात कर ही चुके हैं। आंवला की अगर बात करें तो आंवला में बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए। यहाँ पर धर्मेंद्र कश्यप हैं और उनका बड़ा विरोध है। यहाँ प्रत्याशी का विरोध है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, यहाँ प्रत्याशी का विरोध है। और छत्रियों वाला फैक्टर भी यहाँ बहुत तगड़ा है कि छत्री भी यहाँ विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ एक तो प्रत्याशी का विरोध है, नीरज मौर्य को समाजवादी पार्टी ने अपना वहाँ यहाँ आंवला में प्रत्याशी बनाया है। मौर्य समुदाय की तादाद भी बहुत अच्छी है। जो पिछली बार बीजेपी को गया था वो इस बार सब इकट्ठा होकर के नीरज मौर्य को सपोर्ट कर रहा है। के कैंडिडेट को यहाँ वोट नहीं पड़ रहा है। और ये सबसे बड़ी चीज़ एक ये देखने को आ रही है कि जहाँ भी वोट पड़ रहा है इस बार कम से कम मुस्लिम मतदाताओं में कोई भी डिवीज़न देखने में नहीं आ रहा है, जरा सा भी किंतु परंतु नहीं है। एक मज़ेदार चीज़ ये देखने को मिली मुस्लिम मतदाताओं में कि उन्होंने बीजेपी को वोट देने की बातें कहीं। कैमरे अगर ऑफ कैमरा उनसे बात की गई, लोगों ने उनसे अगर कैमरे के पीछे बात की तो लोगों ने कहा कि हमारी मजबूरी है, हमारा डर है, हम खुल के नहीं बोल सकते, लेकिन बीजेपी को कभी वोट नहीं दे सकते। लेकिन कैमरे पे आकर के हमेशा उन्होंने कहा कि हमारे लोग बोलते हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे, हमारी मजबूरी है। ये हर किसी की अपनी अपनी चाल होती है। तो आंवला से धर्मेंद्र कश्यप के लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो रही हैं। नीरज मौर्य यहाँ काफ़ी बढ़त बना चुके हैं वोटिंग के बाद। और सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि यहाँ भी क्षत्रिय समाज के गांव ऐसे हैं जिन्होंने नीरज मौर्य को वोट किया। आवारा पशुओं का यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है और आवारा पशुओं को लेकर के जो अदर कास्ट है, अदर कास्ट ओबीसी एससी है वो लोग बहुत परेशान दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि हम इसके लिए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को दोषी मानते हैं कि हमारी फसलें चौपट होती हैं, जानवर रात में आते हैं और पूरी फसल बर्बाद करते हैं, हमको रखाने के लिए खेतों पर रहना पड़ता था, बहुत मुश्किल होती थी और लोगों की जान भी गई। तो ये बड़ा मुद्दा है यहाँ। तो आवारा पशुओं का मुद्दा भी आंवला में बहुत लोगों से सुनने में आया और यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है धर्मेंद्र कश्यप के लिए। भारतीय जनता पार्टी के हाथ से ये भी सीट जा सकती है। आगरा के बारे में कह सकते हैं कि आगरा की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी वापस ले रही है। मैनपुरी में कोई शक नहीं है कि वहाँ तमाम सारा झगड़ा और तमाम सारे विवाद और तमाम सारी खबरों के बावजूद भी डिम्पल यादव वहाँ से चुनाव जीतेंगी, ऐसा लगभग तय है। तब आप सोचिए कि इन 10 लोकसभा क्षेत्रों की अंतिम समीक्षा अगर हम करते हैं तो निकल करके यही आता है कि समाजवादी पार्टी अपनी दोनों
परंपरागत सीट जो संभल और मैनपुरी है उसको बचाती नज़र आ रही है। वहीं बरेली, आंवला, फतेहपुर सीकरी, फिरोज़ाबाद, इन सीटों पर एटा समाजवादी पार्टी को बढ़त है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हाथरस, आगरा और बदायूं में अपनी साख बचाने में कामयाब हो सकती है। तो जो 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, इनमें से 5 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयासों के बाद भी खो रही है। अब अमित शाह जी ने पूरे चुनाव की कमान संभाली है और उन्होंने मिशन क्षत्रिय विरोध को लेकर के एक रणनीति तैयार की है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया है। अगले वीडियो में उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।